हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर इंडिया कल्चरल रूट्स। तो फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो कितना रिच और वाइब्रेंट है। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया का जो ये कल्चर है ये कैसे बना, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने इंडिया के कल्चर को शेप किया। तो आज इस चैप्टर में हम बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 सोशल साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम सीखेंगे वेदास और वैदिक कल्चर के बारे में। तो हम वेदास, वैदिक सोसाइटी, वैदिक कल्चर, उपनिषद और स्टोरीज फ्रॉम उपनिषद भी पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम पहुंचेंगे वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट पर, और फिर हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, एंड लास्टली वी विल लर्न अबाउट फोक एंड ट्राइबल रूट्स। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, वेदास एंड वैदिक कल्चर। तो सबसे पहले समझते हैं वेद क्या होते हैं। वेदास रेफर टू एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट दैट आर फाउंडेशन टू हिंदुइज्म। देखिए, ये जो वर्ड वेद है, ये शब्द आया है संस्कृत के शब्द विद से, जिसका अर्थ होता है नॉलेज यानी विद्या। तो वेद वो हमारे पुराने यानी एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिन्होंने जो मेन रिलीजन है हमारा हिंदुइज्म उसकी नींव रखी है। And they are the most ancient text of India and indeed among the most ancient in the world। और ये जो वेद हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमारी इंडिया के सबसे पुराने टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये पूरे संसार के सबसे पुराने टेक्स्ट हैं। तो देखिए, जो हमारी सभ्यता है, हमारी भारत की जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। They contain hymns, that is prayers in the form of poems and songs typically addressed to deities। अब अगर हम बात करें कि वेदों में क्या लिखा होता है, वेदों में हिम्स लिखी हुई हैं। हिम्स यानी कि प्रेयर्स, जो प्रार्थनाएं हैं, इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स। और ये प्रार्थनाएं, ये प्रेयर्स किसको डिवोटेड है? यस, हमारे डेटीज को, यानी हमारे भगवानों को। तो डेटीज के प्रेज में, उनकी डिवोशन में ये प्रेयर्स लिखी गई थी, जो हमारे वेदों में लिखी हुई हैं। नाउ देयर आर 4 वेदास। अब फ्रेंड्स, हमारे हिंदुइज्म में 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों में से सबसे पुराने वेद हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशियंट ऑफ द 4, फॉर्मिंग बिटवीन 5th to 2nd मिलेनियम बीसी। और माना जाता है फ्रेंड्स कि जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराने हैं और ये लिखे गए थे 5th to 2nd मिलेनियम बीसी के दौरान। देखिए, ये जो टाइम पीरियड है, इसका मतलब कि ये आज से करीबन 5000 साल पहले लिखे गए थे। पर ये टाइम पीरियड फ्रेंड्स, ये डिबेटेबल है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो ऋग्वेद हैं ये लिखे गए थे कुछ 2500 से 3000 साल पहले। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, ये टॉपिक क्यों डिबेटेबल है? क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत टाइम तक, 100 से 200 जनरेशन तक ये जो वेद थे ये ओरली पास डाउन हुए थे, और फिर उसके बाद ये लिखे गए थे। दे वर पास डाउन ओरली फॉर मेनी जनरेशंस बिफोर बीइंग रिटन डाउन। और ये सब जो वेद थे ये इतनी आसानी से जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास डाउन हो रहे थे? क्योंकि ये जो हिम्स जो इनमें लिखी हुई थी वो लोगों को याद हो जाती थी। लोग उनको बहुत आसानी से याद कर लेते थे, वो बार बार उनको बोलते थे तो उन्हें याद हो जाती थी। इसलिए ये जो वेद थे ये 100 से 200 जनरेशन तक ऐसे ही ओरली पास डाउन होते रहे, और फिर ये वेद लिखे गए। Now, hymns were composed by rishis and rishikas in early form of Sanskrit language। और ये जो हिम्स थी ये उस टाइम कंपोज करी थी ऋषि मुनियों ने और ऋषिकाज ने। ऋषिकाज यानी जो फीमेल ऋषि थी, उन्होंने सबने मिलकर ये हिम्स कंपोज करी थी संस्कृत भाषा में। और ये हिम्स किसको एड्रेस करती थी, किसको डेडिकेटेड थी?
They were addressed in poetical form to many deities. और ये भगवानों को अर्पित करी गई थी, उनके लिए लिखी गई थी ये सारी हिम्स। कौन कौन से डेटीज थे वो? इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, मित्रदेव, सरस्वती गॉडेस, उषा गॉडेस एंड मेनी मोर। Together with rishis, these deities sustained rhythm, truth and order in human life and in the cosmos. अब ये जो डेटीज थे, जो भगवान थे, जिनके लिए ये जो ऋषि थे ये हिम्स लिखा करते थे, बोला करते थे, तो इन डेटीज का क्या काम था? रिथम मेंटेन करना, रिथम सस्टेन करना। रिथम यानी ट्रूथ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ह्यूमन लाइफ में, मानवों की जिंदगी में भी, और कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड में भी। और ये जो ऋषि थे ये इन डेटीज को हेल्प करते थे। कैसे? यज्ञ परफॉर्म करके। फ्रेंड्स, बहुत सारे धार्मिक सीरियल्स आते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि उस जमाने में जो ये ऋषि मुनि थे ये बहुत यज्ञ करा करते थे, उसमें ये वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और ये इन भगवानों की मदद करा करते थे टू मेंटेन रिदम इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मोस। और फ्रेंड्स, हमारे वेदों में स्पेसिफिक डेटीज के बारे में लिखा है, जैसे कि वरुण देव के बारे में, ही इज कंसीडर्ड एज द गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, कि यानी ये जो सारा कॉस्मिक ऑर्डर उनके भगवान थे ये वरुण देव। तो ये मेंटेन करते थे रितम को, और कोई भी अगर इस रितम को डिस्टर्ब करता था, अनबैलेंस करता था, तो ये वरुण देव उसको पनिश करते थे। और इन सब चीजों में उनको मदद दी जाती थी इंद्र भगवान द्वारा। इंद्रदेव जो सभी देवताओं के देव माने जाते हैं, इंद्रदेव जो एक शक्तिशाली योद्धा थे, वो उनका भी मेंशन करा गया है इन वेदों के हिम्स में, जहां पर बताया गया है कि वो राक्षसों को वध करा करते थे। जो राक्षस इन रितम को अनबैलेंस करते थे उनको वो पनिश करते थे, उनका वध कर देते थे। तो ये सारी चीजें हमारे इन वेदों में मेंशन करी गई हैं, इन हिम्स में बताई गई हैं। The culture which developed from Veda's teachings is known as Vedic culture. तो फ्रेंड्स देखिए, जब लोग ये वेद पढ़ रहे थे, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, लोग हिम्स पढ़ते थे, तो धीरे धीरे इन वेदों की टीचिंग से एक कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ, जिसको कहा गया वैदिक कल्चर। और ये जो वैदिक कल्चर है ये हमारे आज भी हमारे बिलीव्स को, हमारे ट्रेडिशंस को ये इन्फ्लुएंस करता है। वैदिक कल्चर देखिए, आज भी अगर आप सोचें कि जब एक नए घर में प्रवेश करना होता है तो उससे पहले घर में यज्ञ हवन कराया जाता है। आज की डेट में भी हम कितने सारे व्रत रखते हैं, कितनी सारी देवी देवताओं को पूछते हैं, हम उसी वैदिक कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे उस टाइम पर ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, आजकल हमारे घर में या मंदिरों में या और जगहों पर पंडित लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो ये वैदिक कल्चर आज भी हमारी जिंदगी को, हमारी मान्यताओं को, हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। And this Vedic culture include not only religious rituals but also ideas about life, society and universe. और ये जो वैदिक कल्चर है इसमें सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में नहीं बताया जाता, इसमें हमें बताया जाता है कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और इस यूनिवर्स के बारे में भी हमें बहुत बातें पता चलती हैं अपने वैदिक कल्चर से। तो फ्रेंड्स, वैदिक कल्चर में सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स ही नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हम जो हिंदू लोग हैं, हमें माना जाता है कि हम बहुत ज्यादा अहिंसावादी हैं। तो ये जो चीज है कि हम पहले कभी भी किसी पे खुद से अटैक नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करते, ये चीज कहाँ से आई है? ये हमारे कल्चर से आई है, हमारे वैदिक कल्चर से आई है। तो ये चीजें हमें आज भी इन्फ्लुएंस करती हैं, हम इन्हें आज भी मानते हैं। Rigved emphasizes the importance of unity among people, encouraging them to come together and share a common purpose. अब जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, ऋग्वेद में ये यूनिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हम कहते हैं ना कि भाई सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, हम आज भी इस बात को मानते हैं कि भाई हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। तो ये सारी बातें कि भाई लोगों में यूनिटी होनी चाहिए, सोसाइटी में यूनिटी होनी चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, ये सारी बात हमारे इतने पुराने एंशियंट ग्रंथ में भी मेंशन्ड है, ऋग्वेद में। तो वही सारी नॉलेज, वही सारा कल्चर हमें पास डाउन हो रहा है और हम उसको आज भी मानते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वैदिक सोसाइटी। अर्ली वैदिक सोसाइटी was organized into different jन और clans.
अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर वैदिक कल्चर डेवलप हो रहा था। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और लोग हिम्स पढ़ते थे। तो धीरे धीरे एक सोसाइटी डेवलप हो रही थी, जिसे कहते हैं वैदिक सोसाइटी। और ये जो शुरुआती वैदिक सोसाइटी थी, इसने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा डिफरेंट जन, और जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्लैंस के रूप में। क्लैंस और जन का मतलब है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह। देखिए फ्रेंड्स, जन, और जो ये जन थे, जो इनका चीफ होता था, उसको कहते थे राजन। और राजन का क्या काम था? लोगों की भलाई करना, उनके लिए काम करना। और ये हम कब की बात कर रहे हैं? अराउंड 1500 टू 600 बीसी के टाइम की। तो उस टाइम पर जो वैदिक सोसाइटी थी, वो डिवाइडेड थी एज पर डिफरेंट जन। अब धीरे धीरे टाइम के साथ जो ये वैदिक सोसाइटी थी, इनका सोशल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया, एंड दे गॉट डिवाइडेड एज पर द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम यानी कि जिसमें 4 वर्ण थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जो ये वैदिक सोसाइटी थी, इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था, वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ऋग्वेद मेंशंस ओवर 30 सच क्लैंस। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल इन जन के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम क्लैंस कहते हैं। तो जो ऋग्वेद है, वो 30 से भी ज्यादा ऐसे क्लैंस को मेंशन करता है। कौन कौन से क्लैंस थे? जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ देती हूँ। भारतास, पुरुष, कुरुस, यदुस एंड तुर्वाशास। तो ऐसे ऐसे क्लैंस थे उस टाइम पर हमारी वैदिक सोसाइटी में। Many professions are mentioned in Vedic text, such as agriculturist, weaver, potter, builder, carpenter, healer, dancer, barber, priest, etc. और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है कि ये जो डिफरेंट जन थे, इनका अलग अलग स्पेसिफिक एरिया था। ठीक है। और उस टाइम पर बहुत सारे प्रोफेशंस भी डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे वैदिक सोसाइटीज में। हमारे वैदिक टेक्स्ट में मेंशन्ड है कि अलग अलग प्रोफेशंस थे, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट, वीवर, पॉटर, ये सभी प्रोफेशन डेवलप हो रहे थे। तो देखिए, उस टाइम पर वैदिक सोसाइटी में क्या क्या हो रहा था? वो डिवाइड हो गई थी, ऑर्गेनाइज थी डिफरेंट जन में। उनका एक राजन था, यानी राजा था। और जो लोग थे, वो काम करते थे, वो अलग अलग प्रोफेशन डेवलप कर रहे थे। कोई एग्रीकल्चरिस्ट था, कोई वीवर था, पॉटर था, बिल्डर था। तो सब अलग अलग काम कर रहे थे, जिससे कि सोसाइटी अच्छे से चल पा रही थी। वैदिक सोसाइटी डिवाइडेड अ पर्सन्स लाइफ इनटू 4 स्टेजेस, दैट इज आश्रम्स। अब फ्रेंड्स देखिए, वैदिक सोसाइटी में एक व्यक्ति के जीवन को 4 स्टेजेस, यानी कि 4 आश्रमों में डिवाइड करा गया था। पहला स्टेज था ब्रह्मचर्य, यानी स्टूडेंट लाइफ। जब जो पर्सन है, वो पढ़ाई करता है, तो उसकी उस स्टेज को कहा गया ब्रह्मचर्य। फिर था गृहस्थ। गृहस्थ यानी कि जब वो शादी कर लेता है, तो वो अपनी जो शादीशुदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें वो बिजी हो जाता है, वो एक फैमिली बनाता है, तो उस स्टेज को कहा गया गृहस्थ। तीसरा स्टेज है वानप्रस्थ, यानी रिटायर्ड लाइफ। जो ये पर्सन था, वो धीरे धीरे अपने गृहस्थ जीवन से रिटायर होना शुरू हो जाता है। जो वर्ल्डली, जो उसने एक पूरा संसार बनाया था, उससे वो धीरे धीरे अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो ये है वानप्रस्थ। और चौथी जो स्टेज थी, वो थी सन्यास की स्टेज, जहां पर जो व्यक्ति है, वो अपने आप को पूरी तरह संसार से दूर कर लेता है। जो भी, जो जिन चीजों से उसकी अटैचमेंट थी, उनसे वो अपने आप को दूर कर लेता है। और उसका सिर्फ एक ही गोल रह जाता है, वो स्पिरिचुअल गोल होता है। और वो जाता है किसके पीछे? मोक्ष के पीछे। तो वैदिक सोसाइटी में किसी भी एक आदमी की लाइफ को इन 4 स्टेजेस में डिवाइड करा गया था: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। अब फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं और डिटेल में वैदिक कल्चर के बारे में। Vedic culture developed various rituals called yajna, aimed at different deities for individual or collective benefits. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वैदिक कल्चर में यज्ञ होते थे, जो ऋषि मुनि थे, वो यज्ञ करते थे। और ये जो यज्ञ होते थे, ये अलग अलग डेटीज, अलग अलग भगवानों के लिए होते थे। और कुछ यज्ञ होते थे फ्रेंड्स, जिनके जो लोग अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए करवाते थे।
जैसे कि भाई घर में शांति चाहिए तो उन्होंने यज्ञ करवाया, गृह प्रवेश करने के टाइम पे उन्होंने यज्ञ करवाया। कुछ यज्ञ थे जो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए होते थे और कुछ यज्ञ होते थे जो कलेक्टिव बेनिफिट के लिए होते थे। जैसे कि अगर भाई राज्य में सूखा पड़ गया है तो इंद्रदेव को खुश करने के लिए, जिससे कि बारिश हो, तो उसके लिए भी यज्ञ करे जाते थे। तो ये हुआ एक कलेक्टिव बेनिफिट, राइट। तो इस तरह अलग अलग प्रयोजन के लिए यज्ञ करे जाते थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो यज्ञ थे ये कॉम्प्लेक्स होते चले गए। यज्ञ इंक्लूडेड प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू गॉड, बट दे बिकेम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अश्वमेध एंड राजसूय यज्ञ। तो धीरे धीरे जो ये यज्ञ थे ये काफी कॉम्प्लेक्स और इलाबोरेट होते चले गए। बहुत सारे ऋषि मुनि मिलकर और बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर इन यज्ञ को वैदिक रिचुअल्स के हिसाब से करते थे। और कुछ यज्ञ तो दिनों दिनों तक चलते थे और कुछ महीनों तक भी चलते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो अश्वमेध यज्ञ है ये श्री राम ने करवाया था अपनी संप्रभुता को स्थापित करने के लिए। इसी तरह से फ्रेंड्स ये राजसूय यज्ञ होता था, जब कोई नया राजा बनता था तो उनके राज्य अभिषेक के वक्त ये राजसूय यज्ञ करा जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि वैदिक कल्चर में जो यज्ञ था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और पुराने टाइम में इसका अलग अलग इसके एम हुआ करते थे, आज भी होते हैं ये यज्ञ, इनके आज भी अलग अलग एम होते हैं। पर उस वक्त फ्रेंड्स इन यज्ञ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, उपनिषद्स। Upanishads are considered the final part of Vedas, marking shift from ritual to deep philosophical inquiry about self, Atma, ultimate reality, that is Brahm and universe. तो हमारे वेदों को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो जो चौथा पार्ट यानी जो फाइनल पार्ट है वेदों का, उनको कहते हैं उपनिषद। तो ये जो उपनिषद है ये हमें डीप फिलोसॉफिकल चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि आत्म और भ्रम के बारे में। तो आत्म और भ्रम के बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स उपनिषद का क्या मतलब होता है? उपनिषद मीन्स सिटिंग नियर अ गुरु। देखिए ये जो उपनिषद शब्द है ये संस्कृत के शब्दों से बना है। उप का मतलब होता है पास, नी का मतलब होता है नीचे, और शद का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद का मतलब गुरु के पास ऐसे नीचे बैठना, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो पहले के जमाने में जो शिष्य होते थे वो इस तरह गुरु के पास नीचे बैठकर उनसे शिक्षा प्राप्त करा करते थे। तो वहीं से ये शब्द आया है उपनिषद। और ये जो उपनिषद है दे आर रिटन एज डायलॉग्स। ये शिष्य और गुरु के बीच में संवाद डायलॉग के रूप में लिखे हुए हैं उपनिषद, और हमें ये उसी संवाद रूप में फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे हिंदुइज्म के, वो समझाते हैं उपनिषद। जैसे कि कॉन्सेप्ट्स है कर्म के बारे में, धर्म के बारे में, कि हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, हमारा धर्म क्या है, और हमें कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमें इन उपनिषद से सीखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं भ्रम और आत्म की। सबसे पहले हम भ्रम समझते हैं कि भ्रम क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम भ्रम की बात कर रहे हैं, हम गॉड ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे, हम भ्रम की बात कर रहे हैं। भ्रम इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। भ्रम का मतलब होता है जो परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, ट्रूथ है, वो होता है भ्रम। अब भ्रम की वजह से ही सारी चीजें जो हमें आसपास दिखाई देती है वो भ्रम की वजह से ही है। एंड देयर इज नथिंग सेपरेट फ्रॉम भ्रम। अब भ्रम से अलग कुछ भी नहीं है। ऑल एग्जिस्टेंस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। हम आसपास जो भी चीज देखते हैं, चाहे हम पशु पक्षी देख रहे हैं, चाहे हम पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो सभी चीजें भ्रम ही है। तो वो सारी चीजें भ्रम का रूप ही है। तो भ्रम से फ्रेंड्स अब हमें क्या समझ में आता है कि यानी परमात्मा। ओके। अब हम बात करते हैं आत्म की, जिसको हिंदी में हम आत्मा भी कहते हैं। आत्म और सेल्फ इज द इनर डिवाइन एसेंस विच रिसाइड्स इन एन इंडिविजुअल। तो आत्म यानी सेल्फ, यानी आत्मा, जो हमारे अंदर रहती है, विच रिसाइड्स इन एन इंडिविजुअल, जो हम सबके अंदर रहती है।
और जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि भ्रम से अलग कुछ भी नहीं है, तो ये आत्मा भी भ्रम से अलग नहीं है, ये उसी का पार्ट है। तो ये सब चीजें हमारे उपनिषद में लिखी हुई हैं और उपनिषद में और भी चीजें इस पर इलाबोरेट करी गई हैं कि ये जो आत्मा है ये अल्टीमेटली जाके ब्रह्म यानी परमात्मा से मिल जाती है। तो हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को समझना होगा, फिर हम परमात्मा को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और इन दोनों के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से उपनिषदों में समझाया गया है, जिससे अल्टीमेटली मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो ये सारी चीजें हमें उपनिषद में समझने को मिलती हैं। So Upanishads assert that Atma is not separate from Brahm, rather they are interconnected. और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उपनिषद यही कहते हैं कि जो आत्म है वो ब्रह्म से सेपरेट नहीं है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। और इसी के लिए हमें दो मंत्र भी पढ़ने को मिलते हैं उपनिषद में, जिससे कि हमें ये बात और अच्छे से समझ आती है। वो है अहम ब्रह्म अस्मि। देखिए ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। संस्कृत में अहम का मतलब होता है मैं, ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी डिवाइन, और अस्मि मतलब हूं, यानी कि मैं ब्रह्म हूं, यानी कि मैं ही परमात्मा हूं। ठीक है। और इसी तरह फिर दूसरा है तत्त्वम असि, यानी यू आर दैट। तत् मतलब दैट किसको रेफर कर रहे हैं? वही ब्रह्म को, अल्टीमेट डिवाइन को। और त्वम असि यानी कि तुम परमात्मा हो। तो देखिए ये दो अलग अलग हमें मंत्र पढ़ने को मिलते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि जो आत्मा और ब्रह्म है ये सेपरेट नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है। और हर जगह हमें ब्रह्म की ही एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। सारा जो भी आसपास हमें चीजें देखने को मिलती हैं वो ब्रह्म की वजह से ही है, ब्रह्म का रूप ही है। अब फ्रेंड्स हम इन्हीं उपनिषद में से तीन अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि आत्म और ब्रह्म का जो ये कनेक्शन है ये कितना जरूरी है, और ये समझना भी कितना जरूरी है। और उसे समझने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी बहुत जरूरी है। तो पहली स्टोरी है श्वेत केतु एंड सीड ऑफ रियलिटी। तो ये जो स्टोरी है ये लिखी हुई है छंद योग्य उपनिषद में। तो क्या स्टोरी है, आइए पढ़ते हैं। ऋषि उद्दालक सेंट हिज सन श्वेत केतु टू गुरुकुल टू लर्न वेदास। तो एक ऋषि उद्दालक थे, उन्होंने अपने बेटे श्वेत केतु को गुरुकुल में भेजा वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। Upon returning after 12 years, Udalak noticed his son had become proud of his learning. अब जब श्वेत केतु 12 साल के बाद गुरुकुल से घर लौटे, तो ऋषि उदालक ने देखा कि उनके बेटे को अपनी विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड हो चुका है। तो ऋषि उदालक ने अपने बेटे को समझाने के लिए उनका टेस्ट लिया। उन्होंने उससे भ्रम के बारे में, भ्रम के नेचर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो श्वेत केतु आंसर नहीं कर पाया। तो ऋषि उदालक ने उन क्वेश्चंस का आंसर समझाते हुए श्वेत केतु को बताया कि जैसे कि भ्रम जो है वो चाहे इनविजिबल है, अदृश्य है, पर वो सारी जगह है। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे कि अगर हम एक बैनियन ट्री के फ्रूट की बात करें, उसका सीड लें और हम उसको खोलें, तो हमें उसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, पर उसके अंदर फ्यूचर बैनियन ट्री छुपा हुआ है। और ऋषि उदालक ने श्वेतकेतु को ये भी समझाया कि हम सब परमात्मा का ही रूप है। और इसको समझाने के लिए उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसे कि जो अलग अलग बर्तन है, चाहे मटका है चाहे प्लेट है, ये सब किससे बनते थे? ये सब पहले मिट्टी से बनते थे। तो इसी तरह हम सब भी परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा हर जगह है। और अपनी बात को कंक्लूड करने के लिए ऋषि उदालक ने फिर बोला, यू आर दैट श्वेत केतु, यू आर दैट। देखिए जो अभी हमने पीछे मंत्र पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमने एक उपनिषद से एक ये स्टोरी पहली पढ़ी। अब दूसरी स्टोरी है नचिकेत एंड हिज क्वेस्ट। और ये कहानी है कठ उपनिषद से। Nachiket's father was performing a yajna and was supposed to give away all his possessions. तो नचिकेत के पिताजी एक यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे, और उस यज्ञ में उनको अपनी जो भी वो चीज ओन करते थे, जितनी भी उनकी पोजेशन थी, वो सब कुछ दान में देनी थी।
बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो चीजें दान में दी जो उनके काम की नहीं थी, जैसे कि बूढ़ी गाय जिसने दूध भी देना बंद कर दिया था, उन्होंने वो दान में दी। तो ऐसी ऐसी चीजें वो दान में दे रहे थे। तो ये देखकर नचिकेत बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस तरह तो मेरे पिताजी को इस यज्ञ का कोई फल ही नहीं मिलेगा। तो नचिकेत repeatedly asked his father who he would be given to as a gift since he was his father's most beloved possession. तो नचिकेत ने अपने पिताजी से पूछा कि आप मुझे किसे दान में दोगे, क्योंकि मैं आपकी एक प्रिय चीज हूं, आप मुझे किसे दान में दोगे। तो ये बात नचिकेत बार बार अपने पिताजी से पूछने लगा। In anger, his father declared he would give Nachiket to Yam, the god of death. तो गुस्से में आकर नचिकेत के पिताजी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दे दूंगा, यानी जो मृत्यु के देव हैं यमराज, मैं उन्हें तुम्हें दान में दे दूंगा। तो ये जानकर नचिकेत ने यमराज के पास जाने का फैसला किया, और जब वो यमराज के पास गए तो उनको इतनी आसानी से यमदेव के दर्शन नहीं हुए, उनको एक लंबा इंतजार करना पड़ा। बच्चे की इस भावना को देखकर, इस डेडिकेशन को देखकर यमराज नचिकेत से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे कुछ वरदान मांगने को कहा। तो उनमें से एक वरदान में नचिकेत ने पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। तो इस पर यमराज ने नचिकेत को आत्म का ज्ञान भी दिया। अब हम पहुंच गए हैं उपनिषद की तीसरी कहानी पर। वो है डिबेट ऑफ गार्गी एंड याज्ञवल्क्य। और ये कौन से उपनिषद से है? ये है बृहदारण्यक उपनिषद से। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। Once the wise king Janak announced a prize for the winner of a philosophical debate. तो एक बार की बात है, राजा जनक ने अपने दरबार में शास्त्रार्थ करवाया और उन्होंने घोषित किया कि जो इस शास्त्रार्थ में जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। Yagyavallkya came to king's court and defeated many scholars until Gargi asked him a series of questions on nature of the world and finally on the nature of Brahm. तो ऋषि याज्ञवल्क्य राजा के दरबार में आए और उन्होंने वहां उपस्थित जितने भी ऋषि मुनि थे उनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। और फिर वहां पर आई गार्गी, जो कि एक ऋषि की पुत्री थी। गार्गी ने भी ऋषि याज्ञवल्क्य से बहुत सारे प्रश्न पूछे और आखिरी में उन्होंने इनसे भ्रम के ऊपर भी बहुत ही कठिन प्रश्न पूछे, जिनका ऋषि याज्ञवल्क्य ने बहुत ही बखूबी से उत्तर दिया। तो याज्ञवल्क्य ने सभी ऋषि मुनियों के और बाद में गार्गी के भी सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ी तीन कहानियां उपनिषद से ही, जिनसे हमें ब्रह्म और आत्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट। Vedic schools of thought include a range of thought systems rooted in Vedas. तो उस टाइम पर अलग अलग वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज हुए। वो सभी का उनका पढ़ाने का तरीका अलग अलग था, पर उनका जो मूल आधार था वो क्या था? वो वेद थे। वो वेद के ज्ञान को अलग अलग तरह से पढ़ाते थे और अल्टीमेटली वो क्या समझाते थे? वो ज्ञान देते थे आत्म के बारे में, ब्रह्म के बारे में, और अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मूल रूप क्या है जिंदगी का, उसके बारे में। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स 6 मेजर वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट थे। कौन कौन से? लेट्स सी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांता। तो इन सभी वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट ने मिलकर हिंदुइज्म की नींव रखी। अब फ्रेंड्स, इस टाइम पर जब ये वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज हो रहे थे, इनके साथ साथ कुछ ऐसे स्कूल्स ऑफ थॉट भी इमर्ज हो रहे थे जो वेदों को नहीं मानते थे। उनमें से एक स्कूल ऑफ थॉट था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम के बारे में जानना होगा। About 2500 years ago, that is in 560 BCE, a young prince named Siddharth Gautam was born in Lumbini, now in Nepal. तो फ्रेंड्स, 2500 साल पहले की बात है। एक नेपाल के एक छोटे से राज्य लुम्बिनी में एक बच्चा पैदा हुआ, एक प्रिंस पैदा हुआ, जो था सिद्धार्थ गौतम। अब जो ये सिद्धार्थ गौतम थे, इन्होंने अपना सारा बचपन पैलेस में ही बिताया था। ये बहुत ही एक प्रोटेक्टेड लाइफ इन्होंने जी, जो सिर्फ पैलेस में ही ये रहे काफी टाइम तक। तो जब वो
At the age of 29, when he was about to be throned as the king, he asked to be driven through the city in chariot, and for the first time in his life he came across an old man, a sick man, and a dead body. तो राजा बनने से पहले उन्होंने सोचा कि भाई मुझे अपने राज्य में देखना चाहिए कि मेरी प्रजा कैसी है, क्या है। तो वो पहली बार अपने पैलेस से, अपने महल से, अपने रथ में बाहर निकले और अपने राज्य में गए। और वहां पर उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को, एक एक यानी बूढ़ा यानी एक वृद्ध आदमी, एक बीमार आदमी और एक डेड बॉडी यानी कि एक मृत व्यक्ति देखा। उन्होंने पहले कभी भी ये सब चीजें नहीं देखी थी, क्योंकि वो हमेशा से अपने एक महल में ही रहे थे। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी इतनी सफरिंग्स, इतनी यातनाएं नहीं देखी थी। Further, he saw ascetic who appeared to be happy and at peace. अब उन्होंने वापसी में एक ascetic यानी कि एक सन्यासी देखा जो बहुत ही खुश और शांत लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि एक सन्यासी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तो कितना खुश है और शांत है। और एक तरफ उन्होंने जो इतनी सफरिंग्स देखी थी, भाई उन्होंने एक डेड बॉडी देखी, एक वृद्ध आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा। उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे को ये जो सफरिंग है इसकी जड़ का, रूट कॉज का पता लगाना है और उसको खत्म करना है। So following this experience, Siddharth decided to give up his palace life, leaving behind his wife and son. तो इस एक्सपीरियंस से सिद्धार्थ को उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी जो ये महल की और जो एक राजा बनने की जो उनमें थी, वो सारी चीजों को वो छोड़ देंगे और अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर वो भी एक सन्यासी बन गए। After meditating for many days under people tree at Bodh Gaya in Bihar, he attained enlightenment. और फिर सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया, जो कि एक बिहार में जगह है, वहां पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत दिनों तक मेडिटेशन करी। और उसके बाद ही अटेंड एनलाइटमेंट यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एनलाइटमेंट जिसको हम निर्वाणा भी कहते हैं। तो उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई? He realized that avidya, that is ignorance, and attachment are the source of human suffering and conceived a method to remove these two causes. तो उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ह्यूमन सफरिंग के दो मेजर सोर्सेज हैं, दो मेजर रीजंस हैं। क्या? एक तो अविद्या यानी इग्नोरेंस और दूसरा है अटैचमेंट। और उन्होंने बताया कि इन दोनों कॉजेस को हटाने के उन्होंने मेथड भी बताया, उन्होंने तरीका भी बताया कि कैसे इन दोनों कॉजेस को हटाया जा सकता है जिससे कि ह्यूमन सफरिंग ना हो। He became Buddha, which means the enlightened or awakened one. और इसी टाइम पर जो सिद्धार्थ गौतम थे वो क्या कहलाए? बुद्धा। जिसका मतलब होता है एनलाइटेंड और अवेकन वन यानी कि ज्ञानी, जिसने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। So Buddha founded the Sangh, a community of bhikshus or monks who dedicated themselves to practicing and spreading his teachings. और फिर बुद्धा ने एक कम्युनिटी बनाई, यानी कि एक संघ बनाया। वो कौन थे उस कम्युनिटी में? भिक्षुस या जिन्हें हम मॉन्क्स कहते हैं, वो थे। और वो लोग क्या करते थे? वो जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उसे प्रैक्टिस करते थे और उसे जगह जगह फैलाने में मदद करते थे। अब फ्रेंड्स इसी टाइम पर एक और स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हो रहा था, वो था जैनिज्म। तो आइए जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। Jainism is another school of thought that became widespread at same time, although its roots are said to be much more ancient. फ्रेंड्स जैनिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो वर्ड रिलीजन जो हम यूज करते हैं, ये वर्ड पहले नहीं था। ये वर्ड हमें दिया है अंग्रेजों ने। उससे पहले हम यूज करते थे ये स्कूल ऑफ थॉट यानी कि विचारधारा। तो पहले कुछ ऐसा नहीं था कि लोग कहते थे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ या ईसाई हूँ। नहीं, पहले होती थी विचारधारा कि लोग कौन सी विचारधारा फॉलो करते हैं। कि भाई अकॉर्डिंग टू जैनिज्म वो ऐसा मतलब वो जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं या वो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं। ये जो धर्म है, रिलीजन है, ऐसे शब्द पहले नहीं होते थे। पहले सिर्फ ये होता था कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट कोई फॉलो कर रहा है। ओके। तो जब बुद्धिज्म इमर्ज हो रहा था उसके साथ साथ एक नया स्कूल ऑफ थॉट जैनिज्म भी इमर्ज हो रहा था। पर माना जाता है फ्रेंड्स कि ये जो जैनिज्म है ये उससे भी बहुत पुराना है। प्रिंस वर्धमान was born into royal family in early 6th century BCE.
तो वैशाली जो कि अब जो बिहार में है, 6th सेंचुरी बीसी में वहां पर एक रॉयल फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ, वर्धमान। तो जब ये प्रिंस वर्धमान जब 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर ये एक सन्यासी बन गए, और सन्यासी की ये जीवन व्यतीत करते हुए अराउंड 12 साल बाद इनको इनफाइनाइट नॉलेज, या जिसे हम सुप्रीम विजडम कहते हैं, वो प्राप्त हुई। और इसके बाद वो कहलाने लगे लॉर्ड महावीर, एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज्ड। और उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी वो फैलानी शुरू करी, लोगों को बतानी सिखानी शुरू करी। तो आइए देखते हैं जैन टीचिंग, जैनिज्म टीचिंग्स क्या होती हैं। जैन टीचिंग्स इंक्लूड अहिंसा, अनेकांतवाद एंड अप्रियग्रह। तो देखिए, इनको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ आ जाए और याद भी रहे। तो अहिंसा का क्या मतलब है? जैनिज्म कहता है कि हर किसी को एक प्रण लेना चाहिए कि भाई मैं कभी भी किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है। अब दूसरा है ये अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है मेनी साइडेडनेस, यानी कि सच्चाई के अनेक पहलू होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक एलिफेंट है और इसके आगे और पीछे दो ब्लाइंड मैन खड़े हैं। अब एक ब्लाइंड मैन अगर उसको आगे से छूता है तो उसको हाथी अलग तरीके का उसको समझ में आएगा, उसने क्यों? क्योंकि उसने हाथी की सूंड पकड़ी हुई है। दूसरा जो अंधा व्यक्ति है वो हाथी के पीछे खड़ा है, तो उसने हाथी की पूंछ पकड़ी हुई है। तो ये सच्चाई जो है कि भाई जो हाथी है वो हाथी ही रहेगा, दोनों ने हाथी को ही पकड़ा हुआ है, किसी ने आगे से तो किसी ने पीछे से। तो इससे ये बताना चाह रहे हैं कि सच्चाई के बहुत सारे पहलू होते हैं, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहती है। अब तीसरा है परिग्रह। तो अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पोजेसिवनेस, यानी कि हमें जो भौतिक संपत्ति है और जो हमारी इमोशनल ग्रीड होती है, हमें उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे दर्शाया है, जैसे कि भाई मैंने आपको यहाँ पे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि जेंटली हम एक हार्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि भाई जो हमारी इमोशनल ग्रीड है और जो हमारी अटैचमेंट है मटेरियल चीजों से, उससे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, डिटैचमेंट रहनी चाहिए। Jainism also insists on the interconnectedness and interdependence of all creatures. और जैनिज्म इस बात पर भी इंसिस्ट करता है कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम बात कर लें प्लांट्स की, एनिमल्स की, या हम ह्यूमन बींग्स, हम सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट है। और फ्रेंड्स, ये बात तो साइंस भी बहुत बारी अब प्रूव भी कर चुकी है। Now, in both Buddhism and Jainism, monks and nuns began traveling across the land to spread their respective teachings far and wide. अब ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की टीचिंग्स थी, जो मॉन्क्स और नन्स थे, उन्होंने इनकी टीचिंग्स को दूर दूर जाकर बहुत ज्यादा स्प्रेड करा। और इस चीज के फ्रेंड्स हमें प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में जो रॉक कट केव्स हैं, जो अजंता अलोरा केव्स हैं, वहां वो केव्स बनी थी हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स और नन्स थे, जिससे कि वो दूर दूर जाकर अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड कर पाए, लोगों को जागरूक कर पाए उन चीजों के बारे में, अपनी टीचिंग्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने ये वैदिक स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ा, बुद्धिज्म भी पढ़ा, जैनिज्म भी पढ़ा। इन तीनों के जो जो इनमें चाहे अपने अलग अलग डिफरेंसेस थे, बट दे यूज टू शेयर, दे यूज टू टीच सेम कॉमन कॉन्सेप्ट्स। ये तीनों ही बताते थे धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, रीबर्थ के बारे में। और फिर वो बताते थे कि भाई सफरिंग को एंड कैसे करा जाए, ये जो बार बार बर्थ लेने का वो है, इसको कैसे खत्म करा जाए, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करी जाए। और ये तीनों ही बताते थे कि इग्नोरेंस को कैसे एंड करा जाए। और ये भी बताते थे, लाइफ की इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी देते थे कि भाई लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है। तो ये जो तीनों हमने पढ़े हैं, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट, बुद्धिज्म और जैनिज्म, चाहे इनके खुद के आपस में डिफरेंसेस थे, बट जो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था, दे यूज टू टीच सेम कॉमन कॉन्सेप्ट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोक एंड ट्राइबल रूट्स। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडिया कल्चरल रूट्स। तो देखिए, जो इंडिया की कल्चरल रूट्स हैं
वेदों ने तो उनको इन्फ्लुएंस करा ही है, साथ साथ कहीं ना कहीं फोक और ट्राइबल ने भी, जो उनका कल्चर है, उन्होंने भी हिंदू ट्रेडिशंस को, हिंदुइज्म को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करा है. As with Hindu traditions, there are folk and tribal traditions which are transmitted by common people and tribes orally and are not well documented. तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने देखा है कि हिंदू ट्रेडिशंस में बहुत सारे ऐसे हमारी चीजें हैं जो कहीं लिखी नहीं हुई, वो सिर्फ एक ट्रांसमिट हो रही है एक दूसरे से, स्पेशली फ्रॉम मदर टू डॉटर. तो ऐसे ही बहुत सारे फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस हैं जो ट्रांसमिट हो रहे हैं ओरली एंड दे आर नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड. तो ये ट्रांसमिट हो रहे हैं एक ट्राइब से दूसरे ट्राइब में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ओरली. तो ट्राइब्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ट्राइब्स की. सो व्हाट इज अ ट्राइब? Tribe is a group of people united by shared culture and language with a strong sense of community and a hierarchical leadership structure. तो ट्राइब यानी कि लोगों का समूह जिनका खुद का कल्चर होता है और खुद की लैंग्वेज होती है, और जो उनकी सेंस ऑफ कम्युनिटी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और उनकी लीडरशिप स्ट्रक्चर भी, उसमें भी एक हिरार्की होती है, यानी कि जो एक क्लैन होगा उसका एक लीडर होगा. ओके, तो इसे कहते हैं ट्राइब. Folk, tribal, and Hindu belief systems have many similar concepts. तो फ्रेंड्स, जो फोक, ट्राइबल और हिंदूज के जो बिलीफ सिस्टम हैं, इनमें काफी सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें बहुत सारी समानताएं हैं. जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स आर रिगार्डेड एज सेक्रेड. जैसे कि जो नेचर की बहुत सारी प्रकृति की जो चीजें हैं, माउंटेन्स पहाड़ हैं, रिवर्स नदियां, पेड़ पौधे, एनिमल्स, प्लांट्स और स्टोन्स को भी हम लोग सेक्रेड मानते हैं. इसका एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इधर. Toda tribals consider over 30 peaks in Nilgiris range to be residences of gods and goddesses, viewing them as sacred and avoid pointing with fingers directly. अब अगर हम बात करें, एक ट्राइबल ग्रुप है टोडा. तो जो टोडा ट्राइबल्स हैं, वो नीलगिरीज जो माउंटेन्स हैं तमिलनाडु में, वहां की वो 30 पहाड़ों को वो बहुत ज्यादा सेक्रेड मानते हैं. वो मानते हैं कि वहां पर उनके गॉड्स और गॉडेसेस रहते हैं, उनका घर है. तो इसीलिए वो इतना ज्यादा सेक्रेड मानते हैं कि उन पहाड़ों को वो अपनी फिंगर से डायरेक्टली पॉइंट भी नहीं करते, उनकी तरफ इशारा भी नहीं करते. तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम बात कर रहे हैं टोडा ट्राइब्स की. इसी तरह अगर हम अपने हिंदुइज्म में देखें तो हम माउंट कैलाश को कितना सेक्रेड मानते हैं, राइट. अगर हम रिवर्स की बात करें तो अपने हिंदुइज्म में हम ये जो अपनी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये जितनी नदियां हैं हम उनको सेक्रेड मानते हैं. ट्रीज में हम बड़ के पेड़ को, पीपल के पेड़ को कितना पूजनीय, सेक्रेड मानते हैं. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये चीजें इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें भी हमारे इंडिया का कल्चर के पार्ट ही हैं. हमारे ये जो कल्चरल रूट्स हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है फोक और ट्राइबल रूट्स का. तो अगर हम किसी भी चीज को सेक्रेट मानते हैं तो हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो हमारी उस चीज की रिस्पेक्ट करे. तो इसी तरह हमें भी, अगर कोई दूसरी कम्युनिटी है जो वो जिन चीजों को सेक्रेट मानते हैं, तो हमें उन चीजों को, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो यही एक एम है इस टॉपिक को इस चैप्टर में इंक्लूड करने का, हमें समझाने का.